एक स्कूल टीचर, एक चाय बनाने वाला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक करोड़पति बिजनेसमैन, ये चारों हर महीने एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खुद शेयर्स नहीं खरीदता। फिर भी रिलायंस, टाटा, HDFC बैंक, इन्फोसिस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में ये इनडायरेक्टली पार्टनर बन जाते हैं। सवाल ये है, ये होता कैसे है? अगर म्यूचुअल फंड्स इतना पावरफुल है तो हर इन्वेस्टर अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्यों कुछ लोग 20 साल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग 20 साल बाद भी यही बोलते हैं म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं होता? डिफरेंस म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, डिफरेंस होता है उस इंसान की अंडरस्टैंडिंग में। वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसे देखकर आप कभी भी रिटर्न देकर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड की कहानी स्टॉक मार्केट से शुरू नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड किसने बनाया तो शायद आप कहेंगे किसी बैंक ने या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, लेकिन असली कहानी लगभग 250 साल पुरानी है। 1700 में नीदरलैंड्स के मर्चेंट्स को एक प्रॉब्लम थी। अगर उन्होंने एक ही शिप में इन्वेस्टमेंट की और वो शिप डूब गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। तब उन्होंने सोचा एक ही शिप में सारा पैसा लगा देना बेवकूफ़ी है, क्यों ना 100 शिप में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाए। इसी आइडिया का नाम है डाइवर्सिफिकेशन और इसी एक प्रिंसिपल पर पूरी म्यूचुअल फंड्स की कंपनी खड़ी है। शिप की जगह कंपनीज आ गई हैं, लेकिन प्रिंसिपल वही काम कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड असल में बेचता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड पैसा डबल करता है। नहीं, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट भी नहीं है। म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर है जहां लाखों लोग अपना पैसा एक पूल में जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल टीम उस पैसे को मैनेज करती है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं चलाता। एक्चुअली एक फंड मैनेजर अगर कल सुबह उठकर डिसाइड करे आज सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देता हूँ, तो भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब सवाल आता है कि फंड मैनेजर एक्चुअली में करता क्या है? जब हम मूवीज देखते हैं तो हमें लगता है कि फंड मैनेजर बस टीवी देखता है और बोल देता है आज रिलायंस का शेयर खरीद लो, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक बड़ी फंड इक्विटी एनालिस्ट, सेक्टर स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, क्वांट टीम सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। हर कंपनी को इवेल्युएट किया जाता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट, कैश फ्लो, प्रमोटर क्वालिटी, कारपोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्री फ्यूचर और वैल्यूएशन। सिर्फ शेयर्स को नहीं खरीदते, ये बिजनेस को खरीदते हैं। लेकिन अगर इतनी रिसर्च होती है तो फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं? एक फंड मैनेजर आपके पैसे से जो चाहे वो नहीं कर सकता। अब तक हमने समझा कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग सोचते हैं कि फंड मैनेजर चाहे तो पूरा पैसा आज रिलायंस में डाल दे, कल पूरा पैसा वो टेस्ला में डाल दे और परसों चाहे तो वो सब कुछ बेच दे, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। फंड मैनेजर का असली बॉस कंपनी का CEO भी नहीं होता, बल्कि सेबी का रूल्स और फंड का मैंडेट होता है। मान लीजिए आपने एक फंड में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है लार्ज कैप फंड। आपने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि आपको रिलेटिवली स्टेबल कंपनी चाहिए थी। अब अगर फंड मैनेजर आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा दे तो क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर म्यूचुअल फंड के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी SID। ये डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि फंड किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा।
कितना रिस्क लेगा और किस ऑब्जेक्टिव के लिए बना है। यही वजह है कि फंड मैनेजर चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो अपनी मर्जी से रूल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक और सवाल बचता है, अगर रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं तो फिर एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न इतने अलग क्यों होते हैं? वो सेम कैटेगरी फंड्स बट रिजल्ट इतना अलग क्यों? इमेजिन दो सेफ हैं, दोनों को सेम इंग्रेडिएंट दिए गए, दोनों को सेम गैस, सेम किचन, सेम टाइम, बट लेकिन जब खाना टेबल पर आता है टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली यही म्यूचुअल फंड में भी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। दोनों लार्ज कैप फंड हैं, दोनों को टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर मानता है कि बैंकिंग सेक्टर अगले 5 साल ग्रो करेगा, लेकिन वहीं पर दूसरा जो फंड मैनेजर है वो मानता है कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, और जो तीसरा है वो हेल्थ केयर को चूज करता है। दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। यही इन्वेस्टिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनी चूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग, वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन सीजिंग ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छा फंड मैनेजर सिर्फ ये नहीं सोचता कि कौन सी कंपनी बढ़ेगी, वो ये भी सोचता है कि अगर मैं गलत हुआ मेरा इन्वेस्टर कितना लॉस उठाएगा। एक्सपेंस रेशियो वो साइलेंट कॉस्ट जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम इन्वेस्टर्स बात करते हैं। हर म्यूचुअल फंड्स फ्री में मैनेज नहीं होता। एएमसी को हर एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, रिसर्च करनी होती है, टेक्नोलॉजी मेंटेन करनी होती है, कंप्लेंट्स फॉलो करने होते हैं, इसलिए वो एक फी चार्ज करती है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब मान लीजिए दो फंड्स हैं, दोनों 15% ग्रॉस रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन पहले फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.3%, दूसरे का 2%। एक साल बाद शायद डिफरेंस छोटा लगे, लेकिन 20-25 साल बाद ये डिफरेंस लाखों रुपए का हो सकता है। कि सिर्फ रिटर्न्स ही कंपाउंड नहीं होते, कॉस्ट भी कंपाउंड होती है। लेकिन सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो देखकर फंड चूज करना भी गलत है, क्योंकि एक और नंबर है जो एक्सपेंस रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही डिसाइड करता है फंड ने एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट की या सिर्फ मार्केट के साथ साथ चल दिया। एनएवी का सबसे बड़ा मिथ, 20 रुपए वाला फंड सस्ता है या 200 रुपए वाला सस्ता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। दो म्यूचुअल फंड्स हैं, पहले म्यूचुअल फंड्स का एनएवी है 25 रुपए और दूसरे म्यूचुअल फंड्स का एनएवी है 250 रुपए। अगर आपको सिर्फ एक चूज करना हो तो आप किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपने 25 रुपए वाला फंड सोचा तो आप अकेले नहीं हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं। इंडिया में लाखों इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। लोगों को लगता है 25 रुपए का फंड इसका मतलब सस्ता, 250 रुपए का फंड इसका मतलब महंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये लॉजिक काम ही नहीं करता। चलिए अब एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए दो पिज्जा शॉप्स हैं। पहली शॉप पिज्जा को 8 स्लाइस में काटती है और दूसरी शॉप उसी साइज के पिज्जे को 16 स्लाइस में काटती है। अब आप बताइए, क्या 16 स्लाइस वाला पिज्जा ज़्यादा बड़ा हो गया? नहीं ना, पिज्जा वही है, सिर्फ उसके पीसेस ज़्यादा हो गए। एनएवी भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। एनएवी सिर्फ बताता है कि फंड की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये क्वालिटी नहीं बताता।
ये सिर्फ उस फंड के एक यूनिट की वैल्यू बताता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फंड के पास जितनी टोटल एसेट्स हैं टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, बस जो आंसर आएगा वही आपकी एनएवी है। एनएवी शेयर प्राइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस कभी कभी वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का एनएवी सिर्फ अकाउंटिंग नंबर है। आज भी बहुत लोग कहते हैं ये फंड तो अब 300 रुपए का हो गया है, अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कोई कहे सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बना दी, अब वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। हाई एनएवी का मतलब सिर्फ इतना है कि फंड काफी सालों से ग्रो कर रहा हो सकता है या उसके यूनिट्स कम हो सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि फंड महंगा है। इसे दो रियल एग्जांपल समझते हैं। इन्वेस्टर ए जिसके पास टोटल 10,000 रुपए है और फंड एनएवी कितना है 20 रुपए, टोटल यूनिट्स कितनी खरीदी 500। अब आते इन्वेस्टर दो, उसके पास भी 10,000 रुपए ही है, उसका फंड एनएवी 200 रुपए है और उसकी यूनिट्स 50। एक साल बाद दोनों फंड्स ने 20% रिटर्न दिया। पहले इन्वेस्टर ने जो कि 10,000 रुपए लगाया था उसका कितना हो गया 12,000 रुपए, और दूसरा इन्वेस्टर जिसने 10,000 रुपए लगाया था उसका कितना हुआ, उसका भी 12,000 रुपए ही हुआ। डिफरेंस जीरो। म्यूचुअल फंड्स चूज करते हुए एनएवी कभी मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि फंड की स्ट्रेटजी क्या है, रिस्क क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये फंड आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करता है। लेकिन एक और चीज है जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हर दिन देखता है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब शायद ही कभी समझता हो, और वही नंबर डिसाइड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का मूड आज कैसा रहेगा। ये है मार्केट रिस्क। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि मार्केट जब क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड के अंदर असल में होता क्या है। आज के लिए बस हम इसी पे रोक रहे हैं वीडियो, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं और आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट क्रैश होने पर क्या होता है, एसआईपी में कब हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जब आप ये दोनों पार्ट अच्छे से देख लेंगे तो आपको, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या आपने इससे पहले पढ़ा है, देखा है या सुना है, आपको इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नई मिलेंगी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आपको उसके बारे में A to Z पूरी नॉलेज आपके पास हो, ताकि आपका पैसा डूबे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे।